हाँ जी, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड चैप्टर फर्स्ट पादप जल संबंध के बारे में। प्लांट वाटर रिलेशन किस प्रकार से होगा उस बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किए हैं कि विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, ठीक है, पारगम्यता क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल क्लियर की थी, कल की वीडियो में क्लियर की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के प्रेशर बनते हैं या कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो दाब उत्पन्न होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 प्रकार के दाब पढ़ने वाले हैं। पहला है परासरण दाब, जिसे ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। दूसरा आएगा स्फीति दाब और भित्ति दाब। ये दोनों को एक ही के अंदर पढ़ लिया जाता है, अलग अलग है दोनों, लेकिन एक ही के अंदर पढ़ लेंगे क्योंकि एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के टेस्ट में रहते हैं। तो परासरण दाब हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, स्फीति दाब और भित्ति दाब, टारगेट प्रेशर और वॉल प्रेशर, और विसरण दाब न्यूनता, ठीक है, डिफेक्ट प्रेशर। अब यहां पर जो 4 प्रकार के दाब हैं, इनसे हम एक एक प्रकार के दाबों को क्लियर करेंगे। पहला आएगा परासरण दाब। अच्छा, इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन, ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लियर किया है। वो चीज क्या हो रही थी कि अगर किसी भी कोशिका को मान लीजिए कि हम लोग अति पराश्रय विलयन में डाल देते हैं तो क्या होता है, जो कोशिका होगी वो पिचक जाती है। अति पराश्रय विलयन में डालने पर पिचक क्यों रही है? क्योंकि जब उसको हम अति पराश्रय विलयन में डालते हैं तो जो बाहर का माध्यम है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है और बाहर का जो उसमें जिसमें हमने उसको रखा है उसका अगर सांद्रता ज्यादा है तो कोशिका के जीव द्रव्य से जल के अणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, विलायक के अणु बाहर निकल जाते हैं, तो कोशिका क्या हो जाती है, पिचक जाती है। इसे कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन, है ना। और इसी कोशिका को सामान्य जल में रख दे तो क्या होगा, या हम अल्प पराश्रय विलयन में रख दे तो क्या होगा, कोशिका में जल के अणु वापस आने लगते हैं और कोशिका वापस सामान्य आकार में आ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने रेडियो डिस्कलर की पत्ती के बारे में पढ़ा था कि इसकी जो पर्ण की निचली अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में कोशिका रस जो पाया जाता है उस कोशिका रस के अंदर बैंगनी रंग का पदार्थ होता है, जो कि इस प्रयोग को समझने के लिए बहुत ही बेहतर है। हम लोगों ने क्या किया था कि नीचे की जो अधिचर्म की कोशिकाएं थी उनको निकाल करके 2 अलग अलग उनको विलयनों में हम लोग रख देते हैं। एक तो होता है सांद्र जल वाला विलयन और एक तो जिसमें जिसमें एक तो नॉर्मल विलायक के अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं, दूसरा जो होता है वो अति पराश्रय विलयन होता है। दोनों का अंदर हम लोग रखने के कुछ समय बाद इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस कोशिका को हमने सामान्य जल में रखा था उस कोशिका में जो बैंगनी रंग का पदार्थ था वो पूरी कोशिका में फैल जाता है। क्यों फैल रहा था? क्योंकि उस कोशिका रस का जो सांद्रता थी वो ज्यादा है और विलायक के अणु क्या होते हैं कि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, तो उस कोशिका के अंदर क्या होता है, विलायक अणु आना शुरू हो जाता है, जिससे जो बैंगनी रंग का कलर होगा वो क्या होता है, फैल जाता है। दूसरे प्रयोग में क्या हो रहा है कि उसको अति पराश्रय विलयन में रख रहे हैं तो कोशिका रस से जल के अणु जो होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं परासरण दाब के बारे में, स्फीति दाब या भित्ति दाब के बारे में और विसरण दाब न्यूनता के बारे में। ये 3 बिंदु हमारे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है? देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले एक स्थिति आप लोगों के सामने रखते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि एक पात्र है, ठीक है, मान लीजिए कि एक पात्र है। इस पात्र के मध्य में हम लोगों ने क्या रख दिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दी, ठीक है, जिससे क्या हो गया, 2 पार्ट बन जाएंगे। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, एक ही पात्र के अंदर है, ठीक है। और इस पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या डाल दिया, शुद्ध जल डाल दिया, शुद्ध जल या विलायक डाल दिया, ठीक है। और दूसरी ओर भी हम लोगों ने क्या डाल दिया, शुद्ध जल या विलायक डाल दिया। बात समझना अच्छे से, ये टॉपिक आपको ये समझ में आ जाएगा। परासरण दाब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, किसके समानुपाती होता है, ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एक पात्र लिया जिसके मध्य में हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बैरियर बनाया किसका, अर्ध पारगम्य झिल्ली का, ठीक है। ये जो झिल्ली है वो कौन सी है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। दोनों में हमने शुद्ध जल भर दिया, दोनों पार्ट में हम लोगों ने शुद्ध जल भर दिया।
और दोनों का हम लोगों ने लेवल लगा दिया। जैसे मान लीजिए कि इसमें यहां तक हमने भरा था, यहां पर हमने लेवल लगा दिया, और इसमें भी हमने यहां तक भरा था, लेवल लगा दिया। दोनों जल का लेवल समान है, दोनों विलायकों का लेवल समान है। अब कुछ समय बाद क्या इसमें दोनों में से कोई एक जल या विलायक का लेवल बढ़ता है, घटता है? अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करें तो क्या ये प्रोसेस संपन्न होगी? बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दोनों की सांद्रता समान है, दोनों अपने एक ही अवस्था में है। ठीक है, इधर भी शुद्ध विलायक है, उधर भी शुद्ध विलायक है, तो ये एक दूसरे में आएंगे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं जाएंगे आएंगे? क्योंकि इनमें सांद्रता का तो डिफरेंस है ही नहीं। इधर भी विलायक उतने ही है जितने इधर है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, तो दोनों के जल के अणु इधर उधर नहीं जाते, अपनी अपनी जगह रहते हैं, तो लेवल में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन अब हम लोग क्या करें कि शुद्ध जल जो था, विलायक था, इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया? चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद इसे क्या कर दिया हम लोगों ने? मिला दिया, जिससे ये क्या बन गया? विलयन बन गया। ये विलयन बन गया, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो विलायक है प्लस विलेय है ना? ये गाढ़ा घोल हमने बना दिया, विलयन का गाढ़ा घोल हमने यहां पर बना दिया। अब डिफरेंस क्या है? पात्र वही है, अर्धपारगम झिल्ली का बैरियर है, इधर की तरफ शुद्ध विलायक है, जल जो भरा था हमने, और दूसरी तरफ हमने जो विलायक भरा था उसमें चाशनी मिला दिया, नमक मिला दिया, गाढ़ा घोल बना दिया हमने। अब क्या होगा? इसका जो लेवल होगा और इसका जो लेवल होगा, क्या इसमें फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। जो परासरण प्रोसेस हमने पढ़ी थी कि विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर के अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर जो विलयन तैयार हुआ है, इसमें शक्कर या नमक के घोल है, यानी कि नमक का विलयन है, सांद्र विलयन है, तो यहाँ पर जो विलायक है उसकी संख्या तो हो गई कम, और विलेय ने उसको उसमें मिला करके गाढ़ा घोल बना लिया, सांद्र घोल बना लिया, और यहाँ पर विलायक के अणु क्या है? बहुत ज्यादा है, तो विलायक के अणु जो होंगे वो अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ जाएंगे? कम सांद्रता की ओर चलते जाएंगे। उससे क्या होगा? विलायक का लेवल तो कम होता जाएगा और विलयन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस क्या थी? परासरण था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं परासरण दाब। अब डेफिनेशन को समझना आप। अच्छा, ये विलायक के अणु इस दूसरे सांद्र विलयन में कब तक जाते रहेंगे? जब तक कि इधर विलायक के अणु और इधर विलायक के अणु की सांद्रता समान नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि स्थिति क्या हो रही है? या हम लोग डेफिनेशन के रूप में ये कह सकते हैं कि वह दाब जो विलायक या जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर उपस्थित विलयन में जाने से रोकने के लिए बनता है या जरूरी होता है। क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। देखिए, यहां पर एक डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी कि वह दाब या वह प्रेशर जो विलायक या जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर स्थित, ठीक है, दूसरी ओर स्थित विलयन में जाने से रोकने के लिए जरूरी होता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाएगा। और परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? विलेय के अणुओं की संख्या पर, या हम यूं कह सकते हैं जो परासरण दाब होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। अब ये स्थिति कैसे हो रही है, वापस इस चीज को देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर हम लोग विलेय के अणुओं को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं कि परासरण दाब के लिए विलेय के अणु जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि इस
प्रैक्टिकल को या इस प्रयोग को हम लोगों ने पहले भी समझा था, अभी जस्ट हमने समझा है कि एक पात्र के अंदर हम लोगों ने बैरियर लगा दिया, ठीक है, दोनों में शुद्ध जल भर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? इधर उधर अणु आएंगे जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की सांद्रता समान है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कब पड़ेगा? विलायक के अणु गति कब करना शुरू करेंगे? जब दूसरी ओर या दूसरा जो पार्ट है, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ जो दूसरा पार्ट है, उसमें सांद्रता कम या ज्यादा न हो। सांद्रता अगर बढ़ जाएगी तब जाके विलायक के अणु गति करेंगे, ठीक है। तो सांद्रता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? विलेय के अणु डाल रहे हैं, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली से 2 हमने जल भर लिए, ठीक है, पात्र था, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, दोनों में शुद्ध जल भर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरे पार्ट में हम लोगों ने नमक या शक्कर के कण डाल के और उसको मिला करके गाढ़ा घोल तैयार कर लिया, चाशनी तैयार कर ली। अब स्थिति क्या होगी कि एक तरफ चाशनी है यानी कि सांद्रता काफी ज्यादा है और दूसरी तरफ शुद्ध विलायक के अणु है। तो विलायक के अणु यहाँ ज्यादा है, वहां नहीं है। वहां क्यों नहीं है? क्योंकि विलेय के अणु ने उनको अपने अंदर क्या कर लिया? मिला लिया और एक चाशनी का रूप विलयन तैयार कर लिया। तो विलायक के अणु यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वहां नहीं है। तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर लगातार जाते ही रहेंगे। कब तक जाएंगे? जब तक कि उधर से एक प्रेशर नहीं बनता इनको रोकने के लिए। और वो प्रेशर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? विलेय के अणु जिम्मेदार है। क्योंकि अगर विलेय के अणु नहीं होते तो क्या परासरण बनता? नहीं बनता। तो हम क्रेडिट दे रहे हैं किसको? विलेय के अणुओं को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब किसके समानुपाती होगा? विलयन में उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या पर। विलेय अणुओं की संख्या के क्या होगा? समानुपाती होगा। यह ध्यान रखना है हमें। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि जो विलयन जितना ज्यादा सांद्र होगा उसका परासरण दाब उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? अब इस चीज को एक बार और देख लेते हैं, फिर सेकंड टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं परासरण दाब के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। परासरण दाब को समझने से पहले हमें परासरण के बारे में जानना पड़ेगा। परासरण क्या होगा कि दो अलग अलग सांद्रता के विलयनों को जब अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करके रखा जाता है तो जो विलायक के अणु होते हैं, शुद्ध जल के अणु होते हैं, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का लेवल या दोनों माध्यम में विलायक के अणुओं की संख्या समान नहीं हो जाती। यही चीज क्या कहला रही थी? परासरण कहला रही थी। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब को समझने से पहले एक प्रैक्टिकल हम लोग सिंपल लेते हैं जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी। एक हमने चौड़ा पात्र लिया जिसके बीच में हम लोगों ने जो अवरोधक लगा रखा है या जो माध्यम लगा रखा है वो है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। इधर भी हमने शुद्ध जल भर दिया, उधर भी हमने शुद्ध जल भर दिया। क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसमें डिफरेंस आएगा? क्या इनका लेवल में फर्क आएगा? बिल्कुल भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि दोनों तरफ सांद्रता समान है, दोनों के जो विलायक के अणु दोनों तरफ की संख्या समान है, तो इनमें कोई इधर उधर की ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन हमने एक तरफ के पार्ट से जल को निकाल लिया, उसकी जगह चाशनी भर दी, या उसी के अंदर विलेय के अणुओं को मिला करके या शक्कर और नमक के अणुओं को मिला करके हमने चाशनी तैयार कर ली। तो अब क्या होने वाला है? सांद्रता में डिफरेंस आ गया और सांद्रता में जैसे फर्क आएगा परासरण की डेफिनेशन यहाँ पर लागू हो जाती है। अब स्थिति में क्या होगा कि जहां पर विलायक के अणु की संख्या ज्यादा है वहां से जो विलायक के कण हैं उस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के दूसरी तरफ घोल में जाना शुरू कर देते हैं और जब तक जाते जाएंगे जब तक कि सांद्रता समान नहीं हो जाती। और सांद्रता समान होने के बाद एक प्रेशर लगेगा, एक दाब लगेगा जो उस विलायक के अणुओं को उधर जाने से रोक देता है। और ये दाब किसकी वजह से लग रहा है? विलेय के अणु की वजह से लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि अगर विलेय के अणु नहीं थे तो परासरण ही उत्पन्न नहीं हो रहा था, लेकिन विलेय के अणु आने के बाद परासरण भी हुआ और विलेय के अणु ये होते हैं जो उस दाब को बनाए रखते हैं। तो वह दाब जो विलायक, वह प्रेशर जो विलायक या जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित जो विलयन है उसमें आने से रोकने के लिए बनाया जाता है। यही चीज क्या कहलाती है? परासरण दाब कहलाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? और जो विलयन जितना ज्यादा सांद्र होगा उसका परासरण दाब उतना ही ज्यादा क्या होता है? ज्यादा होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि विलयन का परासरण दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। एक तरफ हम लोगों ने चाशनी का घोल ले रखा है, एक तरफ शुद्ध पानी ले रखा है, तो दोनों में से किसका परासरण दाब ज्यादा होगा?
चाशनी का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय घुले हुए हैं, शुद्ध जल में विलेय नहीं है। शुद्ध जल में विलेय होते तब जाके उसका परासरण दाब हम लोग बोलते, लेकिन विलेय के अणु ही परासरण दाब के लिए जिम्मेदार है, ये बात ध्यान रखनी है। विलेय के अणु होंगे तो परासरण दाब होगा, विलेय के अणु नहीं है तो परासरण दाब भी नहीं होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा कि जो परासरण दाब होता है वो किसके समानुपाती होगा? विलयन में उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। यानी कि जितने ज्यादा विलेय के अणु होंगे, घोल जो होगा या विलयन जो होगा जितना ज्यादा सांद्र होगा, उसका परासरण दाब भी उतना ही ज्यादा क्या होता है? हाईएस्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्फीति दाब या भित्ति दाब। दूसरा आता है स्फीति दाब और भित्ति दाब। देखिए इन दोनों को साथ साथ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये दोनों प्रेशर एक साथ काम करते हैं ना, किसी भी कोशिका में ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर स्फीति दाब क्या होगा और भित्ति दाब क्या होता है। कोई भी कोशिका, पादप कोशिका की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, बाहरी लेयर्स होती हैं कोशिका भित्ति और अंदर की लेयर होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म या कोशिका रस या जीवद्रव जो भी हम लोग कहें वो भरा हुआ है। आइए बात समझ में। अच्छा, यहां पर स्थिति क्या होगी? जब किसी को हम लोग स्फीति दाब के बारे में बात कर रहे हैं, टर्गर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम वॉल प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि जब किसी कोशिका को शुद्ध विलायक या जल में रखा जाता है, जब किसी कोशिका को शुद्ध विलायक या जल में रखा जाता है तो क्या होगा? अंतः परासरण होगा या बाह्य परासरण होगा? अंतः परासरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाहर क्या है? शुद्ध जल है, विलायक है, और अंदर की ओर क्या है? कोशिका रस है। कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या होगा? ये एक तरह से जल क्या हो गया? अल्प परासरी माध्यम हो गया ना। तो बाहर से जो विलायक के अणु होंगे वो कहां आना शुरू हो जाएंगे? कोशिका के अंदर लगातार आना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो कोशिका रस है इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है, और बाहर जो पात्र में जल है उसकी सांद्रता क्या है? कम है। ठीक है, तो अंतः परासरण के कारण जो जल होता है वो क्या होगा? अंदर की ओर आएगा। अब जब अंदर की ओर आता है तो कोशिका का आकार क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि जल अंदर आएगा तो कोशिका क्या होगी? धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाती है। जब ये फूलती है तो जो कोशिका झिल्ली होगी ये भी क्या होगी? फैलेगी। ठीक है, जब ये फैलती है तो बाहर की ओर क्या पाई जा रही है? कोशिका भित्ति पाई जा रही है। अब इस कोशिका को हम लोग एक तरफ बना करके समझते हैं। ये कोशिका झिल्ली और ये कोशिका भित्ति। ठीक है, जैसे इसको हमने शुद्ध जल में रखा, जल अंदर आएगा, अंदर आने पे इसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? कोशिका झिल्ली भी फैल रही है, और कोशिका झिल्ली जब फैलती है तो ये किस पर दबाव डालेगी? कोशिका भित्ति पर एक प्रेशर बनाती है चारों दिशाओं में, यानी कि एक प्रकार से अपकेंद्रीय दबाव बनाती है। ठीक है, कोशिका फैलेगी तो कोशिका झिल्ली भी फैलेगी अंदर की तरफ, और बाहर कोशिका भित्ति है जो इसको एक निश्चित आकार देती है ना। तो बाहर, अंदर से बाहर की ओर दीवारों पर क्या पड़ रहा है? एक प्रेशर पड़ रहा है, वो फैल रही है कोशिका। तो अंदर की ओर से जो कोशिका भित्ति पर दबाव बनाया जाता है, ये जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं? स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर। आगे बात समझ में। स्फीत अवस्था में आ जाएगी कोशिका, क्योंकि उसको जल में रख दिया, जल वो एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि वहां पर विलयन की सांद्रता में अंतर है। बाहर विलायक के कण है और अंदर क्या है? विलयन जो है वो सांद्र है। सांद्र है तो बाहर के विलायक कण अंदर आना शुरू कर देंगे, और जब तक आते रहेंगे कोशिका फैलती जाएगी। जैसे कोशिका फैलेगी, झिल्ली भी फैलती है, और झिल्ली जो होती है बाहर की तरफ क्या है? एक बाउंडेशन बनी हुई है, लेयर बनी हुई है कोशिका भित्ति की।
तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो भित्ति पर लगातार क्या डालती है, एक दबाव डालती है, एक दाब डालती है। ठीक है, तो ये जो दबाव होगा, ये दबाव क्या कहलाएगा, स्फीति दाब कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसकी डेफिनेशन हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, स्फीति दाब को। स्फीति दाब क्या होगा, जब कोशिका को शुद्ध विलायक या जल में रखा जाता है तो अंतः परासरण के कारण विलायक के कण कोशिका में अंदर आते रहते हैं, जिससे सेल का आकार बढ़ता है, सेल का आकार बढ़ता है, जो बाहरी कोशिका भित्ति पर एक दाब डालता है या दाब बनाता है। इसे स्फीति दाब या हम अपकेंद्रीय दाब भी कहेंगे, है ना, दोनों बात सेम ही है, अपकेंद्रीय दाब कहते हैं। लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा, अपकेंद्रीय दाब जो होता है वो बहुत कम घुमाव तक जागे है, वरना स्फीति दाब नॉर्मल आपके पूछा जाता है और भित्ति दाब पूछा जाता है। तो ये स्फीति दाब तो आपको समझ में आ गया, सामान्य सी बात है, एक जल से भरा हुआ कोई पात्र है, उसके अंदर हमने कोशिका डाल दी। अब कोशिका डालते ही क्या होगा, पादप कोशिका की हम बात कर रहे हैं, तो कोशिका के अंदर का जो कोशिका रस है वो गाढ़ा है, बाहर जो विलायक के कण है वो क्या है, मुक्त अवस्था में। तो विलायक के कण जो होंगे वो अपनी ज्यादा माध्यम से कम माध्यम में आएंगे, तो बाहर से जल अंतःपरासन द्वारा अंदर आना शुरू कर देता है। जैसे ही अंदर आएगा कोशिका क्या होगी, फैलती है। जैसे ही कोशिका फैलेगी उसमें एक प्रेशर पड़ेगा दीवारों पर, ठीक है, जो प्रेशर पड़ रहा है उसे हम अपकेंद्रीय दाब भी बोल रहे हैं, है ना। अपकेंद्रीय दाब परिधि की ओर पड़ता है और अभिकेंद्रीय केंद्र में पड़ता है। तो बाहर की ओर दाब पड़ेगा, उसे अपकेंद्रीय दाब कह रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये दाब कोशिका भित्ति पर एक दबाव बनाएगा, ये एक प्रेशर डालता है और यही प्रेशर क्या कहला रहा है, स्फीति दाब कहला रहा है। अब भित्ति दाब क्या होगा, जब ये स्फीति दाब बढ़ जाता है तो कोशिका को संतुलित करने के लिए जो बाहर की कोशिका भित्ति होती है ये भी क्या करती है, अंदर की ओर एक दबाव बनाती है, अंदर की ओर एक दबाव बनाती है, अभिकेंद्रीय दबाव। और अभिकेंद्रीय दबाव के कारण जो होता है, अब देखो यहां पर चीज क्या हो रही है, एक कोशिका को जल में रखने पर क्या हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है अंतःपरासन द्वारा और कोशिका फैल रही है, अपना आकार बढ़ा रही है। अब धीरे धीरे जब वो आकार बढ़ाती जाएगी तो बाहरी लेयर कौन सी है, कोशिका भित्ति की लेयर है, तो उस पर कोशिका झिल्ली दबाव बनाएगी, क्योंकि कोशिका झिल्ली भी क्या हो रही है, फैल रही है। अब कोशिका भित्ति पर एक दबाव बन रहा है, अगर कोशिका भित्ति उस दबाव को कम ना करे तो क्या होगा, कोशिका फट भी सकती है। तो अंतःपरासन द्वारा जो जल आ रहा है, कोशिका भित्ति जो हो रही है वो उस पर दबाव पड़ रहा है, तो यह दबाव तो क्या कहला रहा है, स्फीति दाब या स्फीति दबाव, है ना, अपकेंद्रीय दबाव है। और कोशिका भित्ति इस कोशिका को सामान्य बनाए रखने के लिए फिर अंदर की ओर दबाव डालती है, ठीक है। जैसा आपको कोई इधर से धक्का दे रहा है इधर की तरफ, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इधर की तरफ स्थिति दबाव हो गया, लेकिन आप इधर गिरने वाले हो, इधर से भी किसी ने दबाव बना दिया, तो दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, तो आप एक संतुलित अवस्था में रहेंगे। बात समझ में आ रही है आपको, इधर से भी दबाव पड़े और इधर से भी दबाव पड़े, अगर इधर से पड़ेगा तो आप गिरने के चांसेस हैं, इधर से पड़ेगा तो भी गिरने के चांसेस हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से दबाव समान रूप से पड़े तो बीच अवस्था वो वहीं खड़ी रहती है, या आप वहीं पर खड़े रहेंगे, तो ये संतुलित अवस्था आ जाती है। और वही अवस्था की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अंदर से बाहर की ओर जो दबाव पड़ रहा है वो तो क्या है, स्फीति दबाव, अपकेंद्रीय दबाव, और बाहर से जो अंदर की ओर अभिकेंद्रीय दबाव पड़ रहा है वो चीज क्या कहलाती है, भित्ति दबाव। एक कोशिका भित्ति द्वारा जो प्रेशर बनाया जाएगा वो भित्ति दबाव कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, स्फीति दाब क्या है और भित्ति दाब क्या है, तो कि जब कोशिका को
विलायक में या शुद्ध जल में रखा जाएगा तो अंतःपरासरण के कारण जो विलायक के कण होंगे या अणु होंगे वो लगातार कोशिका में आते रहते हैं या आना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर की ओर एक प्रेशर उत्पन्न होगा और उस प्रेशर को हम अपकेंद्रीय दबाव कह रहे हैं। और ये अपकेंद्रीय दबाव कहां पर दबाव डालता है? एटलीस्ट कोशिका भित्ति पर दबाव डालता है। और कोशिका भित्ति में क्या होता है? तनाव उत्पन्न होगा और कोशिका भित्ति स्वयं को फिर संतुलित करने के लिए क्या करती है? अंदर की ओर प्रेशर बनाती है, ठीक है। और अंदर की ओर जो साइडों से सब तरह से अंदर की ओर प्रेशर डालेगा वो क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय दबाव कहलाएगा। और उस अभिकेंद्रीय दबाव द्वारा ही क्या होता है, यानी कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर दोनों प्रेशर पड़ते रहते हैं, जिससे कोशिका सामान्य अवस्था में बनी रहती है और सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं। तो ये चीज कहलाती है स्फीति दबाव और भित्ति दबाव। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। हम लोगों ने परासरण दाब पढ़ लिया जो कि विलेय के अणुओं द्वारा बन रहा है। दूसरा हमने स्फीति दबाव या भित्ति दबाव पढ़ लिया जो कि विलायक के अणु जब अंदर आएंगे तो कोशिका भित्ति पर दबाव डालते हैं, स्फीति दबाव, और कोशिका भित्ति संतुलित होने के लिए वापस अंदर दबाती है उस चीज को, तो चीज क्या कहलाएगी? भित्ति दबाव कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरे टॉपिक की हम लोग बात करेंगे विसरण दाब न्यूनता के बारे में। तीसरा है विसरण दाब न्यूनता। या इसको हम डीपीडी भी बोलते हैं। देखो, विसरण दाब न्यूनता क्या है, यहां पर हम लोग को एक बात समझनी पड़ेगी और ये याद भी रखना पड़ेगा कि जो विलयन होता है उसका तो होता है परासरण दाब हाईएस्ट। इधर समझ लेते हैं, हम बात कर रहे हैं विलयन की। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये विलयन है और यहां पर हम बात कर रहे हैं विलायक के बारे में, शुद्ध जल के बारे में। विलयन जो होता है इसका परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब होता है इसका सबसे ज्यादा, हाईएस्ट। जितना ज्यादा उसमें विलय घुले हुए होंगे उसका परासरण दाब उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम विलायक की बात करें तो इसका जो विसरण दाब होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट। विलयन का अपना एक दाब है, उसको हम परासरण दाब कह रहे हैं। और परासरण दाब किस पर डिपेंड कर रहा है? विलय के अणुओं पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि विलायक में या शुद्ध जल में जितने ज्यादा विलय घोलते चले जाओगे उसका परासरण दाब उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। विलायक का विसरण दाब क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि विलायक शुद्ध जल है तो आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, क्योंकि उसकी सांद्रता जहां पर ज्यादा होगी तो उसका विसरण दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। अब इसमें एक दूसरे को हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो विलयन अगर है तो उसका परासरण दाब तो ज्यादा है, लेकिन विसरण दाब क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। विसरण दाब जो होगा उतनी ही तुलना में कम होता चला जाएगा। और विलायक का जो परासरण दाब होगा वो उतना ही ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई, विलायक है, ठीक है, विलायक में कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ना विलय मिले हुए ना कुछ मिला हुआ है, तो विलायक का परासरण दाब क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। लेकिन धीरे धीरे विलय मिलाते चले जाएंगे तो क्या होगा? परासरण दाब बढ़ता चला जाता है। तो विलायक का परासरण दाब कम होता है और विलयन का परासरण दाब हाईएस्ट होता है। ठीक है, विलायक का विसरण दाब हाईएस्ट होता है और विलयन का विसरण दाब कम होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विसरण दाब न्यूनता के बारे में। अब इस टॉपिक से या ये जो हम लोगों ने दो चीजें समझी हैं इससे हम लोग इसके डेफिनेशन बनाने वाले हैं। विसरण दाब न्यूनता क्या है? विसरण दाब न्यूनता का मतलब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध विलायक होगा, उसका विसरण दाब हाईएस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें विलय मिलाते चले जाते हैं उसका जो विसरण दाब होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। बात समझ में आ रही है? तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का जो विसरण दाब में जो कमी आ रही है, ये कमी क्या कहलाती है? विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। इसको समझते हैं। शुद्ध जल या विलायक, इसका विसरण दाब क्या है? ज्यादा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या मिला दिया? विलय मिलाने पर क्या बनेगा? विलयन बनेगा।
ठीक है, और विलयन बनेगा तो क्या होगा, विसरण दाब शुद्ध जल का ज्यादा था और यहां पर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। लेकिन क्या बढ़ जाता है, परासरण दाब बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? विसरण दाब न्यूनता क्या है कि शुद्ध जल या विलायक की तुलना में विलयन में जो विसरण दाब में कमी आती है, दोनों को कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ शुद्ध जल है, उसका विसरण दाब हाईएस्ट है, ठीक है, विलय मिलाते गए उसमें हम विलयन बना दिया, अब उसका विसरण दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो अंतर आता है ना, शुद्ध विलायक की तुलना में शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जो कमी आती है, और वही क्या कहला रही है, विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। बात समझ में आ गई आपको? शुद्ध जल या विलायक हम लोगों ने यहां पर समझा, विलायक का विसरण दाब हाईएस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझ में आ गई कि शुद्ध जल की तुलना में विलयन का विसरण दाब कम होता है, तो उसको हम अंतर को क्या कह रहे हैं, विसरण दाब न्यूनता कह रहे हैं। तो एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई कि सांद्रता का बढ़ना या विलय के अणुओं की संख्या का बढ़ना ही क्या है, विसरण दाब के कम होने का घोतक है, या हम उसको कह सकते हैं संकेत है कि जितना ज्यादा विलायक में विलय होगा या सांद्रता होगी विलय की, उतना ही ज्यादा उसका विसरण दाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन बढ़ता क्या है, परासरण दाब बढ़ेगा। ये विसरण दाब और परासरण दाब दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। इसको मैं वापस समझा देता हूं आपको। परासरण दाब हम लोगों ने पढ़ा, शुद्ध विलायक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं था। लेकिन जैसे विलय मिलाए, परासरण दाब क्रिएट होना शुरू हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो विलय होते हैं वो परासरण दाब के लिए जिम्मेदार है। तो विलयन में जितने ज्यादा विलय के अणु होंगे या सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, उसका परासरण दाब उतना ही ज्यादा क्या होता है, हाईएस्ट होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा कि विलायक जो होता है उसका परासरण दाब बिल्कुल कम होता है, लेकिन विलयन जैसे ही बनता चला जाएगा, परासरण दाब में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। उसी का उल्टा विसरण दाब के साथ है। विसरण दाब में क्या होगा कि शुद्ध विलायक जो होता है उसका विसरण दाब पहले हाईएस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे विलय मिलाते चले जाओगे, उसको विलयन बनाते चले जाओगे, विसरण दाब में कमी आती चली जाएगी। लेकिन परासरण दाब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अब देखिए इधर, शुद्ध जल जब था, ठीक है, तो इसका जो अगर हम बनाएं, इसका जो विसरण दाब था वो क्या था, हाईएस्ट था, ठीक है। लेकिन जो परासरण दाब था वो बिल्कुल क्या था, जीरो था, परासरण दाब। शुद्ध जल के विलायक की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने इसमें विलय मिला दिया, इसको बना दिया हम लोगों ने विलयन। जैसे ही विलयन बनाते हैं, विसरण दाब में तो क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। लेकिन परासरण दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो शुद्ध जल का विसरण दाब ज्यादा था, विलयन का विसरण दाब कम हो गया, तो ये जो डिफरेंस बनता है ना, ये जो अंतर पैदा हो रहा है, ये अंतर ही क्या कहलाता है, विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। बात समझ में आ रही है? और विसरण दाब का कम होना किस चीज का घोतक है कि वो कोशिका जल को एब्जॉर्ब करेगी। तो हमने चूषण दाब भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, चूषण दाब। चूषण दाब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी कोशिका, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोशिका है, इसके अंदर शुद्ध विलायक भरा हुआ है। पहले तो ये देखिए कि कोई भी कोशिका में शुद्ध विलायक है, तो क्या उसका परासरण दाब ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है। क्या वो जल को अंदर एब्जॉर्ब करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जब तक अंदर सांद्रता ज्यादा नहीं होगी, कोशिका में जल अंदर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चूषण दाब कब उत्पन्न हो रहा है? जब अंदर विलय के अणुओं की संख्या ज्यादा हो। विलय के अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो मतलब विसरण दाब क्या होगा, उसका कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विसरण दाब का कम होना किसी भी कोशिका के चूषण दाब को संकेत करता है, यानी कि उस कोशिका का चूषण दाब उतना ही ज्यादा होगा। अगर विसरण दाब कम है तो चूषण दाब अपने आप ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, विसरण दाब क्या है? विसरण दाब है शुद्ध विलायक या जल के अणुओं की क्षमता, यानी कि शुद्ध विलायक में विसरण दाब हाईएस्ट होता है। जितने ज्यादा शुद्ध विलायक होगा, जितने ज्यादा शुद्ध जल के अणु होंगे, उसका विसरण दाब उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें विलय के अणु मिलाते चले जाएंगे तो विसरण दाब में तो कटौती होती चली जाएगी, ठीक है। शुद्ध विलायक का विसरण दाब तो हाईएस्ट था, लेकिन परासरण दाब बिल्कुल कम था। विलायक में विलय मिला दिया, विलयन तैयार हो गया। अब इस विलयन का जो परासरण दाब है वो तो हो जाएगा हाईएस्ट, लेकिन विलयन का विसरण दाब क्या हो जाएगा?
कम। तो शुद्ध विलायक का विसरण दाब हाईएस्ट था, लेकिन जब वो विलयन में कन्वर्ट हुआ तो विसरण दाब में कमी आ गई। अब दोनों का जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या कहला रहा है? विसरण दाब न्यूनता कहला रही है। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरी पार्ट क्या होगा कि किसी भी विलयन का विसरण दाब घटना किस चीज का संकेत है? उसके चूषण दाब का संकेत है कि जितना ज्यादा उसका परासरण दाब होगा और जितना कम चूषण दाब विसरण दाब होगा उसका चूषण दाब उतना ही ज्यादा होता है। कोई भी कोशिका जल को अंदर चूसने का काम कब करेगी? सक्सेशन का काम कब करेगी? जब उसमें अंदर विलय के अणु ज्यादा होंगे, और विलय के अणुओं का बढ़ना ही क्या है? परासरण दाब है। और परासरण दाब का बढ़ना किस चीज का संकेत करता है? कि विसरण दाब में कमी है, तब जाके परासरण दाब बढ़ा है। बात समझ में आ गई? तो विसरण दाब न्यूनता वाला टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। हमने परासरण दाब पढ़ लिया, स्फीति दाब या भित्ति दाब पढ़ लिया, और विसरण दाब न्यूनता हम लोगों ने पढ़ ली। विसरण दाब न्यूनता क्या है? चलो एक एक चीज वापस से क्लियर कर लेते हैं। परासरण दाब क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन रखे जाते हैं तो विलायक के जो कण होते हैं वो कहाँ आना शुरू कर देते हैं? उस विलयन में आना शुरू कर देंगे, और जब तक आते रहेंगे जब तक कि उस विलयन में उपस्थित विलय के अणु एक प्रेशर न बना देते उसको अंदर आने से रोकने के लिए। जब ये प्रेशर बन जाएगा तो यही प्रेशर क्या कहलाएगा? विसरण दाब कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। और परासरण दाब जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। दूसरा था स्फीति दाब या भित्ति दाब, कि जब एक कोशिका को विलायक में रखा जाता है या शुद्ध जल में रखा जाएगा तो अंतःपरासरण के कारण शुद्ध विलायक के कण अंदर की ओर लगातार आना शुरू कर देते हैं। जब अंदर की ओर आएंगे तो कोशिका का आकार बढ़ेगा, और जब आकार बढ़ता है तो वो क्या करती है? बाहर की ओर एक दबाव बनाती है, और जो दबाव होता है वो कोशिका भित्ति पर एक प्रेशर पैदा करेगा। यही प्रेशर क्या कहला रहा है? स्फीति दाब कहला रहा है। ठीक है, अब केंद्रीय प्रेशर होगा। अब जब कोशिका भित्ति पर एक प्रेशर पड़ रहा है तो वो वापस से संतुलित होने के लिए अंदर की ओर दबाव बनाएगी, अंदर की तरफ एक प्रेशर बनाती है। उस प्रेशर को क्या होता है? भित्ति दाब कहते हैं, यानी कि अभिकेंद्रीय रूप से बाहर से अंदर की ओर लगने वाला दाब। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंदर से बाहर की ओर जो दबाव लग रहा है वो तो क्या कहला रहा है? स्फीति दाब, और बाहर से अंदर की ओर जो दबाव लग रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? भित्ति दाब कह रहे हैं। विसरण दाब न्यूनता क्या होगी कि जो विलायक होता है उसका विसरण दाब हाईएस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें विलय के अणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी विसरण दाब की मात्रा क्या होती है? कम होती चली जाती है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जो कमी आती है वही चीज क्या कहलाती है? विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। या हम लोग कह सकते हैं कि विलय के अणुओं की संख्या का बढ़ना किस चीज का द्योतक है या किस चीज को इंडिकेट करता है? उसके परासरण दाब को बढ़ने की ओर संकेत करता है और विसरण दाब को कम होने की ओर संकेत करता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध विलायक का विसरण दाब हाईएस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे विलय मिलते जाएंगे विसरण दाब कम होता जाएगा, लेकिन परासरण दाब बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पर स्थिति क्या आ रही है कि विसरण दाब का कम होना और परासरण दाब का बढ़ना इसके चूषण दाब को व्यक्त करता है। यानी कि कोई भी कोशिका बाहर के पानी को अंदर कब चूसेगी या कब एब्जॉर्ब करेगी? जब तक कि उसका परासरण दाब हाईएस्ट होगा या उसके अंदर विलय के अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी, और विलय के अणुओं की संख्या का बढ़ना ही विसरण दाब की कम होने का द्योतक होता है। बात समझ में आ गई? ये तीनों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो में।